हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, इसके बनाए जाने का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या फंड फ्लो स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, या फंड फ्लो स्टेटमेंट का यूजेस क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है। आज की वीडियो में हम लोग इसको पॉइंट वाइज डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ हेल्पफुल इन फाइंडिंग द आंसर्स टू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल क्वेश्चंस। अब कुछ सवाल हैं जिसका जवाब फंड फ्लो स्टेटमेंट की मदद से मिल जाता है, जैसे कि फंड्स का सोर्स क्या है और फंड्स का अप्लीकेशन क्या है एक पीरियड में, यानी फंड्स आया कहाँ से है और फंड्स खर्च कहाँ हुआ है, ये पता लग जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट से। दूसरी बात, हाउ मच फंड्स हैव बीन जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन से फंड कितना जनरेट हुआ है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं, इसके अंदर पता चल जाएगा। प्रॉफिट्स कहाँ गया, ये पता चल जाएगा। डिविडेंड्स ज़्यादा क्यों नहीं दे पाई बिजनेस, ये पता चल जाएगा। किस तरीके से अगर कंपनी ने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया है डिविडेंड को जबकि उसकी अर्निंग ज़्यादा नहीं थी, तो ये पता चल जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। या लॉस के बावजूद कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, ये कैसे हो सका, इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। करंट एसेट्स कम थी जबकि नेट इनकम ज़्यादा थी, ऐसा क्यों हुआ। हाउ इज इट दैट द नेट करंट एसेट्स आर अप इवन दो देयर इज नेट लॉस फॉर द पीरियड, ये कैसे हुआ कि नेट लॉस हुआ है उसके बावजूद करंट एसेट्स ज़्यादा है। किस तरीके से प्लांट और इक्विपमेंट का एक्सपेंशन, यानी प्लांट और इक्विपमेंट को बढ़ाया गया, कौन से फाइनेंस का इस्तेमाल किया गया, या कैसे फाइनेंस करके प्लांट और इक्विपमेंट को या मशीनरी को बढ़ाया गया। लॉन्ग टर्म डेट्स का भुगतान या रिपेमेंट किस तरीके से किया गया है। वर्किंग कैपिटल को किस तरीके से फाइनेंस किया गया है, कौन से फाइनेंसिंग सोर्स से वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज किया गया है। इन सारे सवालों का जवाब हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट की मदद से मिल जाता है। दूसरा यूज या दूसरा ऑब्जेक्टिव है हेल्पफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस। फंड फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन का एक कंप्लीट एनालिसिस प्रेजेंट करता है, जबकि फाइनेंशियल पोजीशन का एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के बनाने से नहीं पता चल सकता, क्योंकि बैलेंस शीट बिजनेस की एक पोजीशन को एक निश्चित तिथि पर एक पर्टिकुलर डेट पर बताता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट एक स्टैटिक व्यू को बताता है, यानी एक ऑन ए पॉइंट ऑफ टाइम एक बिजनेस की पोजीशन को, वो उसकी लायबिलिटी कितनी है, उसकी एसेट्स कितनी है और उसकी इक्विटी कितनी है, ये बताता है। जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट एसेट्स और लायबिलिटी में दो पीरियड के दरमियान चेंज क्यों हुआ है, वो इस चेंज को बताता है। तो इस तरीके से फंड फ्लो स्टेटमेंट इस तरह की एनालिसिस करने में मदद करता है। तीसरा है मोर रिलायबल फिगर्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट या लॉस के ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा भरोसेमंद फिगर्स पता चल जाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट से। अब अगर यहाँ पर ज़्यादा रिलायबल की बात करें, मोर रिलायबल की बात करें, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ज़्यादा उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रिलायबल फिगर फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चल सकता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो सकता है। ऐसा इसलिए है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि मैनेजमेंट के डिसीजन से अफेक्टेड होते हैं या अकाउंटेंट्स के जजमेंट पर डिपेंड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डेप्रिसिएशन को निकालना है अगर, तो डेप्रिसिएशन के निकालने के कई मेथड होते हैं। अब डेप्रिसिएशन के निकालने का कौन सा मेथड लगाया जाएगा, जिस मेथड को लगाया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, और उस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगाया गया है तो जो नेट प्रॉफिट आएगा वो अलग आएगा। अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आप बदल देते हैं तो नेट प्रॉफिट बदल जाता है। तो इसका मतलब है कि जो नेट प्रॉफिट है वो हर सिचुएशन में एक नहीं हो सकता है, डिप्रिसिएशन के मेथड बदलने पर अलग हो जाएगा। यानी पर्सनल जजमेंट एक अकाउंटेंट का इन्वॉल्व हो जाता है प्रॉफिट और लॉस निकालने में। अगर कोई ऐसा मेथड लगाया गया है जिसके अंदर डिप्रिसिएशन का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, अगर डिप्रिसिएशन का अमाउंट ज़्यादा रख दिया जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके अंदर डिप्रिसिएशन का अमाउंट कम आ रहा है, तो वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। आपको पता है डिप्रिसिएशन के कई सारे मेथड हैं, जबकि अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा कोई प्रॉफिट दिखाया जा रहा है तो उसके अंदर
किसी तरह के अकाउंटेंट के जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। चौथा है, इट एनेबल्स टू नो द प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स। फंड्स का सही इस्तेमाल करना फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाता है। फंड्स का सही इस्तेमाल, प्रॉपर यूज का मतलब क्या है कि जो फंड्स को कलेक्ट किया गया है उस फंड का सही इस्तेमाल एसेट्स को परचेज करने के लिए या लोन को अदा करने के लिए किया गया है या नहीं किया गया है। इफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म फंड्स का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए किया जाना चाहिए। जैसे लॉन्ग टर्म फंड्स का इस्तेमाल फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए किया जाना चाहिए या लॉन्ग टर्म लोन्स को अदा करने के लिए किया जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म फंड्स का इस्तेमाल शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए, यानी शॉर्ट टर्म फंड्स का इस्तेमाल करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए किया जाना चाहिए। तो ये इसका सही इस्तेमाल होता है, ये इसका प्रॉपर यूज होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट से हमें इसका सही इस्तेमाल पता चल जाता है। वर्किंग कैपिटल का भी प्रॉपर मैनेजमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाता है। फंड की डिफिनीशन अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे तो फंड को फंड फ्लो स्टेटमेंट में वर्किंग कैपिटल से डिनोट किया गया है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी वर्किंग कैपिटल जो है वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से अफेक्टेड होती है। एक बिजनेस के अंदर प्रॉपर वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। यहाँ प्रॉपर का मतलब है ना तो बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो भी उसका मिसयूज हो जाएगा या आइडल पड़ी रहेगी, बेकार की पड़ी रहेगी। इनएडिक्वेसी भी नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी तो रोज़मर्रा के खर्चों को पूरा करने में भी परेशानी आएगी। तो एक प्रॉपर वर्किंग कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है। फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि किस तरह से एक प्रॉपर एक सही वर्किंग कैपिटल को रखा जाए। हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट के बनाने में भी मदद करता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप अगले साल के लिए फाइनेंशियल प्लान करना चाहते हैं तो फंड फ्लो स्टेटमेंट की मदद ले सकते हैं, क्योंकि ये बताता है कि फंड्स को क्यों लेना है और फंड्स को कहाँ से लेना है। फंड्स को क्यों लेना है ये बताएगा कि कितने खर्चे की ज़रूरत है, कितना अमाउंट खर्च करना है, और फिर ये भी बताएगा कि फंड्स को अगर आपको अरेंज करना है तो उसे कहाँ से अरेंज करना है। और फंड का जो मैनेजमेंट है वो दो तरह से होता है, इंटरनल मैनेजमेंट और एक्सटर्नल मैनेजमेंट। यानी अगर फंड को आपको अरेंज करना है, इकट्ठा करना है, तो कितना फंड आपको इंटरनली अरेंज करना पड़ेगा यानी बिजनेस के अंदर से, और कितना फंड आपको आउटसाइड सोर्सेस से लेना पड़ेगा यानी बाहर से लोन लेना पड़ सकता है आपको। तो वो इसकी भी जानकारी हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाएगी। हेल्प्स ए फर्म इन बोरोइंग ऑपरेशंस, यानी अगर बिजनेस को बोरो करना है, लोन लेना है, तो उसके इस एक्टिविटी में भी फंड फ्लो स्टेटमेंट मदद करता है। क्योंकि जो बैंक होते हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो फंड फ्लो को भी देखना चाहते हैं। वो फंड फ्लो को देख करके फर्म की क्रेडिट वर्दीनेस यानी उसके लोन चुकाने की क्षमता, उसकी वर्किंग कैपिटल और साथ ही साथ फंड्स को जनरेट करने की कैपेसिटी पता करते हैं। तो कोई भी जो लोन दे रहा हो, चाहे बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो इस बात का इंश्योर करना चाहता है कि जिसको हम लोन दे रहे हैं क्या वो लोन वापस चुकाने में सक्षम है, कैपेबल है या नहीं। तो वो ये जानने के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट को देखना चाहते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट एक तरह से बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस को भी और उसकी फंड को जनरेट करने की, फंड को पैदा करने की कैपेसिटी को भी दर्शाता है। आठवां है, इट इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड डिविडेंड एक प्रॉफिट का पार्ट होता है जो एक बिजनेस को अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है। अब सवाल ये होता है कि एक प्रॉपर डिविडेंड पॉलिसी होनी चाहिए, यानी एक अच्छा डिविडेंड इन्वेस्टर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर डिविडेंड उन्हें अच्छा नहीं मिलेगा तो और इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, पैसा नहीं लगाएंगे आपके बिजनेस में। तो सही डिविडेंड के लिए हमें ये होना चाहिए कि बिजनेस के पास कितना फंड है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस में प्रॉफिट तो सफिशिएंट हो, यानी प्रॉफिट पर्याप्त मात्रा में हो, मगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करने में प्रॉब्लम आ रही हो, और अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर भी दिया जाए तो बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन खराब हो जाए, यानी बिजनेस के कैश बैलेंस में बहुत कमी आ जाए। तो ऐसे केस में फंड फ्लो स्टेटमेंट मदद करता है कि कितना डिविडेंड बांटा जाए, और बांटा जाए या न बांटा जाए इस बात का भी फैसला करता है। और फंड फ्लो स्टेटमेंट ये भी बताता है कि अगर डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना भी है तो उसके लिए फंड का मैनेजमेंट कहां से किया जाएगा। नौवां पॉइंट है यूजफुल टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के लिए भी काफी मददगार साबित होता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को कई सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाती है। शेयर होल्डर कुछ
क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड होते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस का जवाब, कुछ सवाल का जवाब उनको मिले। वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिनमें शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड होते हैं? जैसे टू व्हाट एक्सटेंट द फर्म इज डिपेंडेंट ऑन द आउटसाइड लोन्स। वो ये जानना चाहते हैं कि फर्म या बिजनेस बाहरी लोन पर कितनी ज़्यादा डिपेंड है। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, तो क्या वो प्रॉफिट से बांटा जा रहा है और वो प्रॉफिट फर्म का कमाया हुआ प्रॉफिट है या किसी और सोर्स से पैसा इकट्ठा करके डिविडेंड को बांटा जा रहा है। अगर फर्म ने कभी हायर डिविडेंड को नहीं बांटा तो ये जानना चाहते हैं कि क्या वजह थी कि अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बावजूद भी फर्म ने डिविडेंड को नहीं बांटा। ये भी एक सवाल होता है। बिजनेस की कौन सी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज थी उस पीरियड के दौरान? इन सवालों का जवाब इन्वेस्टर्स चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं आपको कौन सी वीडियो और पसंद है। वीडियो और अच्छा लगा हो तो आप फंड फ्लो से रिलेटेड और भी मेरी वीडियो को प्लेलिस्ट में क्लिक करके देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।